कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही पुराना घर है। मतलब एक ऐसा घर जिसे पीढ़ियों ने मिलकर बनाया है, जिसकी हर ईंट से एक इतिहास जुड़ा है। बिल्कुल। और उस घर की सुरक्षा के लिए वहां रहने वालों ने एक बहुत ही आधुनिक सिक्योरिटी सिस्टम लगाया। लेकिन एक दिन वो लोग बाहर काम पर जाते हैं और जब वापस लौटते हैं तो क्या होता है? तो वे देखते हैं कि उसी सिक्योरिटी सिस्टम ने घर के ताले बदल दिए हैं। अरे बाप रे! हाँ, और अब वे बाहर खड़े हैं, अपने ही घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। दरवाजा पीटने से उनके हाथ लहूलुहान हो गए हैं, लेकिन अंदर बैठा वो जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो ना तो दरवाजा खोल रहा है और ना ही कोई जवाब दे रहा है। ये सुनना किसी डरावनी फिल्म के सीन जैसा लगता है, लेकिन आज हम जिस व्यवस्था पर बात करने जा रहे हैं उसमें ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। मतलब लाखों लोगों के लिए ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है। सही कहा आपने। ये दृश्य असल में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जो तंत्र सुरक्षा के लिए बनाया गया था, वो अचानक से एक अभेद्य दीवार में कैसे बदल जाता है। और ये सीधा सत्ता और नागरिक के बीच जो एक भरोसा होता है ना, उसके टूटने की ओर इशारा करता है। बिल्कुल। और आज हम जिस स्रोत का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं उसका नाम है हाशिए से उठती आवाजें, भारत में लोकतंत्र और विस्थापन। ये लेख ठीक इसी टूटे हुए भरोसे की पड़ताल करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जी, ये विश्लेषण हमें उन जगहों पर ले जाता है जहां लोकतंत्र का जो सैद्धांतिक वादा है और हाशिए पर खड़े लोगों, खासकर आदिवासियों और गरीबों की जो जमीनी हकीकत है, वो आपस में बहुत जोरदार तरीके से टकराते हैं। हाँ, और इस टकराव को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए, चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है। इस स्रोत में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य का जिक्र है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी जैसी सत्ताधारी पार्टियों का उल्लेख किया गया है। क्योंकि जाहिर है इस वक्त व्यवस्था की चाबी उन्हीं के पास है। बिल्कुल। तो यहां हमारा उद्देश्य सिर्फ निष्पक्ष रूप से उस तंत्र और उसकी जवाबदेही का विश्लेषण करना है। ये जो हमारी चर्चा है, ये किसी भी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध के बारे में बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। हम सिर्फ स्रोत में दिए गए तथ्यों पर बात कर रहे हैं। हाँ, ये चर्चा सत्ता की कुर्सी पर बैठे हर उस व्यक्ति की जवाबदेही के बारे में है जिसके पास फैसले लेने की ताकत है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब हम व्यवस्था की खामियों को देखते हैं तो हमारा ध्यान उन बुनियादी संरचनाओं पर होना चाहिए जो किसी भी दल के सत्ता में होने पर काम करती हैं या कह लें कि काम करने में फेल हो जाती हैं। ये सही बात है। स्रोत लोकतंत्र को एक बहुत ही स्पष्ट और सीधे समझौते के रूप में परिभाषित करता है। मतलब एक ऐसा समझौता जहां नागरिक अपनी ताकत, अपना वोट एक चुनी हुई सरकार को सौंपते हैं और बदले में सरकार उनके अधिकारों, उनकी जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा की गारंटी देती है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या? मतलब लोकतंत्र एक बड़े सुरक्षा कवच की तरह होना चाहिए ना, जिसे हमने खुद चुना है। लेकिन स्रोत जो दिखा रहा है उससे लगता है कि इस कवच में ठीक उसी जगह बड़े छेद हैं जहां सबसे कमजोर लोग खड़े हैं। ये बहुत ही सटीक उपमा दिया है आपने, है ना? और अगर ये इतना सीधा समझौता है और इन हाशिए पर रहने वाले समुदायों के पास वोट देने की ताकत है, तो ये समझौता टूट क्यों रहा है? हम सब जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट की कीमत सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल होती है। राजनेता वोटों के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़े वोट बैंक को उनके हाल पर दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया जाए? क्या राजनेताओं को अगले चुनाव की चिंता नहीं होती? देखिए, ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। वोट बैंक की राजनीति का जो गणित हम ऊपर से देखते हैं ना, वो जमीन पर आते आते बहुत बदल जाता है। अच्छा, वो कैसे? स्रोत इस बात पर प्रकाश डालता है कि व्यवस्था केवल चुनाव के दिन तक ही पारदर्शी और जवाबदेह नजर आती है। असल समस्या चुनाव में नहीं है। समस्या चुनाव के बाद शुरू होने वाली उस प्रशासनिक और नौकरशाही की भूल भुलैया में है। मतलब चुनाव खत्म और असली खेल शुरू? हाँ, हाशिए पर खड़े इन लोगों की आबादी अक्सर बहुत दूर दराज के इलाकों में बिखरी होती है। जब तक वे एक बड़े संगठित वोट बैंक की तरह काम नहीं करते, तब तक उनकी आवाज नहीं सुनी जाती। बिल्कुल। तब तक सत्ता का जो एक बड़ा और ताकतवर हिस्सा है, यानी कॉर्पोरेट हित और विकास की जो भारी भरकम नीतियां हैं, वो उनके इस चुनावी प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देता है, बेअसर कर देता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वोट देने के बाद जो आम नागरिक है वो वापस एक कमजोर व्यक्ति बन जाता है, जिसे सिस्टम से अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। एकदम सही समझा आपने।
और इस भटकती की ज़मीनी हकीकत को समझाने के लिए स्रोत हमें ओडिशा के दूर दराज आदिवासी इलाकों का उदाहरण देता है। लेख में बताया गया है कि वहाँ के आदिवासी परिवार किस तरह एक गहरे खौफ के साए में जी रहे हैं। जी, ये बहुत ही दर्दनाक हिस्सा है स्रोत का। उनके घर उजड़ रहे हैं और वो ज़मीन जो पीढ़ियों से उनका सहारा थी वो बस उनके हाथों से फिसल रही है। देखिए, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट की जो प्रक्रिया है वो कागजों पर जितनी साफ और सीधी दिखती है, जमीन पर उतनी ही जटिल होती है। मतलब फाइलों में तो सब कुछ बड़ा आसान लगता है। बिल्कुल। जब भी किसी बड़े प्रोजेक्ट, चाहे वो कोई खदान हो या बांध, उसके लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाता है, तो सरकारी फाइलों में इसे महज जमीन के एक टुकड़े के ट्रांसफर के रूप में देखा जाता है। आधुनिक विकास और अर्थशास्त्र की भाषा में जमीन सिर्फ प्रॉपर्टी या एक आर्थिक संपत्ति है। इसका एक बाजार मूल्य तय किया जाता है, एक मुआवजा दिया जाता है और ये मान लिया जाता है कि हिसाब बराबर हो गया। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या ऐसा नहीं है कि विकास के लिए कुछ कुर्बानियां तो देनी ही पड़ती हैं? मतलब अगर पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, बिजली बनानी है, हाईवे बनाने हैं, तो जमीन तो चाहिए होगी। हाँ, ये तर्क अक्सर दिया जाता है। तो क्या लोगों को दूसरी जगह बसाकर उन्हें पैसे या रोजगार देकर इस नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती? हम इसे सिविलाइजेशनल कॉस्ट या विकास की कीमत भी तो मान सकते हैं। अगर हम जमीन को सिर्फ एक निर्जीव वस्तु मान लें तो आपका तर्क बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन स्रोत यहाँ एक बहुत ही गहरा समाजशास्त्रीय अंतर स्पष्ट करता है। अच्छा, क्या है वो अंतर? लेख में एक बुजुर्ग आदिवासी का जिक्र है जिसका सवाल इस पूरे आर्थिक तर्क को एकदम खोखला कर देता है। वो बुजुर्ग पूछता है, अगर जमीन नहीं रही तो जीवन कहाँ रहेगा? वाह, अगर जमीन नहीं रही तो जीवन कहाँ रहेगा? ये तो बहुत गहरी बात है। बिल्कुल। इस एक वाक्य में जो गहराई है वो किसी भी मुआवजे के चेकबुक से बहुत बड़ी है। एक आदिवासी के लिए जमीन कोई रियल एस्टेट नहीं है जिसे बाजार में बेचा जा सके। उनकी जमीन उनका इतिहास है। ये बात मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर रही है। मतलब आधुनिक विकास के नजरिए में जमीन को हम सिर्फ प्रॉपर्टी मानते हैं, लेकिन इस बुजुर्ग के लिए जमीन का मतलब सीधा अस्तित्व और जीवन से है। तो उनकी पहचान पूरी तरह से उस विशिष्ट भूगोल पर टिकी है। एकदम। उनके जंगल, उनकी औषधियां, उनके देवी देवता, उनके पूर्वजों की आत्माएं, सब कुछ उसी मिट्टी में बसा है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि विस्थापन सिर्फ भौतिक नहीं होता। तो और क्या होता है? जब एक आदिवासी समुदाय को विस्थापित किया जाता है तो आप सिर्फ उनका घर नहीं बदलते, आप एक पूरे इकोसिस्टम को उखाड़ फेंकते हैं। जड़ों से उखाड़कर किसी गमले में लगाने की कोशिश की जाए, पेड़ को मिट्टी तो मिल जाएगी, लेकिन वो जमीन नहीं मिलेगी जहां उसकी जड़ें पीढ़ियों से गहरी गई थीं। हाँ, और वो पेड़ वहां जिंदा नहीं रह सकता। बिल्कुल। इसलिए विस्थापन उनके लिए सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि सीधा अस्तित्व का संकट है। ये जो पेड़ वाली उपमा आपने दी, ये इस पूरी स्थिति की गंभीरता को बहुत साफ कर देती है। विस्थापन कोई एक दिन की घटना नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली त्रासदी है। सही कहा। और स्रोत हमें ये भी दिखाता है कि ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जो केवल उड़ीसा के किसी एक कोने तक सीमित हो। ये एक बहुत बड़ी सिस्टम से जुड़ी बीमारी है। और इस बात को साबित करने के लिए लेख फिर मध्य प्रदेश की ओर मुड़ता है। जी, और मध्य प्रदेश का उदाहरण इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जब अधिकारों का ये हनन होता है तो नागरिक किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं। हाँ, स्रोत काफी विस्तार से बताता है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी और कमजोर वर्ग के लोग किस तरह महीनों से सड़कों पर बैठकर न्याय की मांग कर रहे हैं। हाँ, वे धरने पर हैं, मौसम बदल रहे हैं, उनके काम धंधे छूटे हुए हैं, लेकिन वे बस सड़क पर बैठे हैं। ये बहुत ही पीड़ादायक स्थिति है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात अजीब लगती है। क्या? जब ये पूरा सिस्टम जनता ने ही बनाया है तो उसी जनता को अपनी बात सुनाने के लिए सड़क पर क्यों बैठना पड़ रहा है? ये तो वैसा ही हो गया जैसे आपने खुद एक घर बनाया हो और अब आपको उसी के बाहर खड़ा कर दिया गया हो और दरवाजा नहीं खोला जा रहा है। अगर हम किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो हमें बोर्ड रूम में बैठना चाहिए, ना कि कंपनी के गेट के बाहर धरना देना चाहिए। तो इसको असल मतलब क्या है? ये व्यवस्था तो उल्टी काम कर रही है। ये जो विरोधाभास आपने पकड़ा है ना, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी त्रासदी है। जब लोग सड़क पर आते हैं तो ये व्यवस्था का पहला फेलियर नहीं होता, ये आखिरी विकल्प होता है। वन विभाग के चक्कर काटे होंगे, जब वो सारे संस्थागत रास्ते, वो सारे कानूनी दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, तब वे सड़क पर आते हैं।
और सड़क पर आने के बाद उन्हें क्या मिलता है? स्रोत के अनुसार सत्ता की खामोशी। मुझे ये खामोशी बहुत ही रणनीतिक और खतरनाक लगती है। हाँ, और ये स्रोत भी यही मानता है। क्या ये सिर्फ इसलिए है कि फाइलें बहुत धीमी गति से चलती हैं, या नौकरशाही में लाल फीताशाही है, या इस खामोशी के पीछे सत्ता की कोई सोची समझी रणनीति है? देखिए, इसे महज एक प्रशासनिक सुस्ती मानना, स्थिति को कमतर आंकना होगा। स्रोत के विश्लेषण के अनुसार ये खामोशी कितनी चुभने वाली है ये समझना होगा। जब जनता सड़क पर हो और सत्ता खामोश हो, तो ये संवाद का टूटना है। बिल्कुल। और ये खामोशी एक हथियार है। जब जनता सड़क पर बैठकर चिल्लाती है और सत्ता पूरी तरह से मौन रहती है, तो सत्ता असल में एक मनोवैज्ञानिक खेल खेल रही होती है। वो बिना कुछ कहे ये संदेश दे रही है कि तुम्हारी आवाज, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा समय हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। बाप रे, ये तो बहुत ही अमानवीय नजरिया है। जी, इसे एट्रिशन वॉरफेयर यानी थका देने वाले युद्ध की तरह देखा जा सकता है। सत्ता सोचती है कि इन्हें बैठे रहने दो, जब ये धूप, बारिश और भूख से थक जाएंगे तो खुद ही टूटकर वापस लौट जाएंगे। मतलब संवाद पूरी तरह से टूट चुका है, और एक लोकतंत्र में जहां सब कुछ बातचीत और सहमति पर टिका होना चाहिए, वहां सत्ता का मौन रहना सबसे बड़ा न्याय है। ये तो ऐसा है जैसे आपने किसी सिस्टम में एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी हो। लोग उस दीवार से टकरा रहे हैं, लेकिन दीवार उस तरफ कोई आवाज नहीं जाने दे रही। और जब संवाद टूटता है और लोग सड़कों पर होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से सवाल उस कुर्सी पर बैठे लोगों से पूछा जाता है जिसके पास उस दीवार को गिराने की और फैसले लेने की ताकत है। नहीं, पर स्रोत बिना किसी लाग लपेट के सत्ता की जवाबदेही तय करता है। बिल्कुल। लेख स्पष्ट रूप से कहता है कि जिन राज्यों में ये सब हो रहा है, वहां आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी। इसलिए अगर आदिवासी अपने घरों से बेदखल हो रहे हैं, तो सवाल सीधे मौजूदा सत्ता से है। और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, यहाँ बात किसी पार्टी के एजेंडे की नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ स्रोत में दी गई राजनीतिक जवाबदेही को रिपोर्ट कर रहे हैं, बिना किसी पक्षपात के। हाँ, जो भी उस कुर्सी पर बैठा है, संविधान के अनुसार वो हर एक नागरिक की सुरक्षा के लिए जवाबदेह है। अगर कल को वहां कोई और दल होता, तो सवाल उससे भी यही पूछे जाते। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो स्रोत एक बहुत गहरी बात कहता है। लोकतंत्र में सत्ता का मतलब सिर्फ शासन करना या रूलिंग नहीं होता। तो और क्या होता है? इसका मतलब जिम्मेदारी भी होता है। स्रोत विकास और जवाबदेही का एक बहुत ही कड़ा पैमाना हमारे सामने रखता है। आज के समय में हम अक्सर विकास को बहुत ही भौतिक चीजों से नापते हैं, जैसे कि लंबे एक्सप्रेसवे बन गए, स्मार्ट सिटी बन गई। हाँ, या कितने नए उद्योग लगे। तो क्या ये सब विकास नहीं है? एक देश को आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए इन सब चीजों की तो जरूरत है ही ना। ये बुनियादी ढांचा जरूरी है, लेकिन स्रोत का तर्क ये है कि ये विकास का संपूर्ण चित्र नहीं है। ये विश्लेषण कहता है कि विकास को उसकी ऊंचाई से नहीं, बल्कि उसकी गहराई से नापा जाना चाहिए। हाँ, गहराई से आपका क्या मतलब है यहाँ? मतलब ये कि समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति, जो उस सामाजिक सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर खड़ा है, वो कितना सुरक्षित है। विकास तब तक अधूरा है जब तक सबसे कमजोर नागरिक असुरक्षित है। अगर आप दुनिया के सबसे बेहतरीन हाईवे बना रहे हैं, लेकिन उस हाईवे के किनारे रहने वाला एक आदिवासी इस डर में जी रहा है कि कल बुलडोजर आकर उसका घर गिरा देगा, तो वो विकास असल में एक भ्रम है। ये नजरिया तो विकास की पूरी परिभाषा पर ही पलट कर रख देता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो चीज कुछ लोगों के लिए प्रगति है, वो दूसरों के लिए विनाश कैसे बन जाती है। बिल्कुल। हाँ, इस पूरी चर्चा में हमने व्यवस्था की खामियों, खामोशी और विस्थापन के दर्द पर बात की। ये सब कुछ एक बहुत ही निराशाजनक तस्वीर पेश करता है, लेकिन यहाँ ये लेख मुझे बहुत हैरान करता है। कैसे? इतनी गहरी निराशा के बीच भी स्रोत एक जीवन रेखा खोज निकालता है। सत्ता की खामोशी और जनता की पीड़ा के बीच समाधान क्या है? स्रोत इसका उत्तर देता है सवाल पूछने की शक्ति में। हाँ, ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे मनोवैज्ञानिक और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। आमतौर पर जब हम लोगों को सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए देखते हैं, तो समाज और प्रशासन उसे एक कानून व्यवस्था की समस्या या विद्रोह के रूप में देखता है। यहाँ ये और भी ज्यादा रोचक हो जाता है, क्योंकि अक्सर उन्हें विकास विरोधी या उपद्रवी तक कह दिया जाता है। लेकिन स्रोत ने सवाल पूछने को विद्रोह के बजाय उम्मीद से जोड़ दिया है। और स्रोत इस सोच को पूरी तरह से खारिज करता है कि ये कोई विद्रोह है। लेख का तर्क है कि न्याय के लिए लोगों का सड़क पर बैठना लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी है।
सवाल पूछना कोई विरोध नहीं, बल्कि लोकतंत्र को जिंदा रखने का तरीका है। मैं इसे थोड़ा और समझना चाहता हूँ। सड़क पर बैठकर विरोध करने में उम्मीद कैसे हो सकती है? ये तो हताशा का प्रतीक होना चाहिए ना? इसे ऐसे समझिए, जी। जब एक नागरिक सड़क पर बैठकर व्यवस्था से सवाल पूछता है, तो वो असल में क्या कर रहा है? वो ये दिखा रहा है कि उसका इस लोकतंत्र में अभी भी भरोसा बाकी है। अच्छा, मतलब उसे लगता है कि कोई सुनेगा। बिल्कुल, उसे अभी भी ये उम्मीद है कि ये सिस्टम उसके लिए भी काम कर सकता है। जिस दिन वो ये मान लेगा कि ये सिस्टम पूरी तरह से भ्रष्ट है और उसके लिए कुछ नहीं करेगा, उस दिन वो सवाल पूछना बंद कर देगा। बहुत सही बात है। इसलिए जब तक जनता सवाल पूछती है, तब तक ये साबित होता रहता है कि लोकतंत्र जनता का है। ये आलोचनात्मक सोच का सबसे शुद्ध रूप है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। इसका मतलब है कि जब तक जनता सवाल पूछ रही है, तब तक सिस्टम का इलाज संभव है। एक नागरिक के साथ अन्याय पूरे लोकतंत्र को कमजोर करता है। बिल्कुल। हाँ, ये जो हाशिए से उठती आवाजें हैं, जिन्हें अक्सर शोर मानकर अनसुना कर दिया जाता है, ये असल में हमारे लोकतंत्र के वार्निंग अलार्म की तरह हैं। जैसे किसी कार के डैशबोर्ड पर रेड लाइट जलने लगती है, ये बताने के लिए कि इंजन में कुछ गड़बड़ है। एकदम सटीक उपमा है ये। है ना? अगर हम उस रेड लाइट को इग्नोर कर दें, तो एक्सीडेंट होना तय है। ये आवाजें हमें बता रही हैं कि सिस्टम के एक हिस्से में अन्याय हो रहा है और उसे तुरंत दुरुस्त करने की जरूरत है। सही कहा। और सवाल पूछना न केवल जनता का अधिकार है, बल्कि इस ढांचे को गिरने से बचाने के लिए उनका सबसे बड़ा कर्तव्य भी है। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव के धागों को एक साथ पिरोने की कोशिश करें, तो पूरे स्रोत का एक संक्षिप्त सार यह है कि लोकतंत्र केवल अधिकारों के वादे के बारे में नहीं है, बल्कि उस वादे को निभाने के बारे में है। जी, खासकर उनके लिए जो हाशिए पर हैं, जैसे ओडिशा और मध्य प्रदेश के आदिवासी और कमजोर वर्ग। बिल्कुल, लोकतंत्र की असली परीक्षा उसी मार्जिन या हाशिए पर होती है। और इसी के साथ हम आज के इस गहराई से किए गए विश्लेषण के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। हमने संविधान के वादों से लेकर विस्थापन के दर्द और सड़क पर बैठे लोगों के संघर्ष तक का सफर तय किया। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार है जो लगातार मेरे दिमाग में गूंज रहा है। जो लोग सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वे भी इस पर गहराई से सोचें। जरूर। स्रोत कहता है कि जब जनता सवाल पूछती है, तभी उम्मीद बची रहती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर हाशिए पर खड़े लोग न्याय का इंतजार करते करते और सिस्टम से लड़ते लड़ते इतने थक जाएं कि वो सड़क पर बटना और सवाल पूछना ही बंद कर दें, तो उस खामोशी का हमारे लोकतंत्र के लिए क्या मतलब होगा? ये तो बहुत ही डरावना सवाल है। क्या वो खामोशी ये बताएगी कि समाज में शांति आ गई है, या वो इस बात का अंतिम ऐलान होगी कि लोकतंत्र का वो घर अब उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका है? हाँ, जो लोग हमें सुन रहे हैं, इस पर जरूर विचार कीजिएगा।